वेलकम टू बुक बास्केट। दोस्तों, अक्सर आप फील करते होंगे कि आप पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन पैसा आपके पास टिकता नहीं है। जितनी आपकी इनकम होती है, उससे ज्यादा खर्चे आपके सामने हर वक्त तैयार खड़े रहते हैं। आप खूब कोशिश करते हैं कि मैं खर्चों को पूरी तरह से नियंत्रण में रखकर अपने भविष्य के लिए पैसे बचा लूंगा और अमीर इंसान बनूंगा। पर महीना खत्म होने के आखिर तक आपका यह हवाई महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इस समस्या से निजात पाकर पैसों को कमाने, उसे बचाने और बढ़ाने के तरीकों को जानने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा धन संपत्ति पर लिखी गई एक शानदार किताब, जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस किताब में बहुत ही रोचक कहानियों के माध्यम से समझाया गया है कि कैसे हम धन की बचत कर उसे और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबीलोन 8000 साल पुराना इतिहास का एक बहुत ही समृद्ध शहर था। जब बाकी दुनिया पत्थर के औजारों का इस्तेमाल कर रही थी, तब बेबीलोन वासी धातु के भालों और कूल्हाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ की कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला, बुनाई के साथ साथ सोने के आभूषण बनाना, हथियार बनाना और खेती संबंधी औजार बनाना शामिल थे। यहाँ पर अमीर लोगों की कब्रों से बेहतरीन आभूषण निकले हैं, जो दुनिया भर के म्यूजियम में रखे गए हैं। आप सोचते होंगे, इतना सुंदर शहर जरूर प्राकृतिक संसाधनों से घिरा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये शहर यूफ्रेट्स नदी के किनारे एक समतल और बंजर घाटी में बसा हुआ था। यहाँ पर घर बनाने के लिए पत्थर भी नहीं थे, न ही पर्याप्त पानी गिरता था। इतनी विषमता होने के बावजूद भी आखिर यहाँ के लोग अमीर क्यों थे? ऐसे कौन से राज हैं जिससे यहाँ पर लोग धन कमाना और उसे बढ़ाना जानते थे? आइए जानते हैं। इस किताब की शुरुआत होती है अमीर बनने की इच्छा रखने वाले बंसीर नाम के एक रथ निर्माता से। बंसीर अपने घर की बाउंड्री वॉल पर बैठकर वर्कशॉप में रखा हुआ रथ देख कुछ सोच रहा होता है। तभी उसका म्यूजिशियन दोस्त कोबी वहां पर आता है। दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। कोबी पूछता है, क्या बात है यार, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो? यहां ऐसे गंभीर मुद्रा में बैठे हो। जो रथ खड़ा है, इसको पूरा क्यों नहीं करते? बंसीर बताता है कि मैं सोच रहा हूं कि यार, हम लोग कभी भी अपने खाने और कपड़ों से अधिक पैसा क्यों नहीं कमा पाते? क्यों हम लोग धन का उपयोग करके वह सब सुख नहीं भोग सकते जो अमीर लोग भोगते हैं? कोबी यह सुनकर एकदम चकरा जाता है। उसके भी अंदर की इच्छा जाग जाती है। वह बोलता है कि यार, इच्छा तो मेरी भी है कि मेरे पास भी ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो जिससे मैं ऐसा बेहतरीन संगीत निकालूं कि राजा भी खुश हो जाए। बंसीर ने कहा, बिल्कुल होना चाहिए। क्या हमारे बच्चे भी ऐसे ही हमारी तरह दूध और दलिया खाके जिंदगी बिताएंगे? कोबी ने कहा, मुझे लगता है कि हम अमीर इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि हमने कभी अमीर बनने के बारे में सोचा नहीं। तुमने रथ बनाने में अपना सब कुछ दिया, और आज तुमसे अच्छा रथ बेबीलोन में कोई नहीं बना सकता। मैंने संगीत में अपना सब कुछ दिया, आज मैं सबसे अच्छा संगीतज्ञ हूं। इसी तरह मुझे लगता है कि हम लोगों को अमीर बनने के नियम भी सीखने पड़ेंगे। बंसीर ने कहा, क्यों नहीं, हम अपने मित्र अर्कद से सीखें कि अमीर कैसे बना जाता है। आखिर वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। बंशीर और कोबी अपने दूसरे दोस्तों को लेकर अर्कद के पास जाते हैं और अर्कद से कहते हैं कि हम लोग एक ही टीचर से पढ़े, एक ही साथ खेले हैं, पर आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हमें तो साधारण भोजन और साधारण कपड़ों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अर्कद ने उनको डांट कर कहा कि तुम लोग तब से लेकर अब तक दाल रोटी से आगे इसलिए नहीं निकल पाए हो क्योंकि तुम लोगों ने उन नियमों को सिखा ही नहीं जिनसे संपत्ति बनती है। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की कि जब वो मिट्टी के टैबलेट पर लिखने का काम करता था, तब उसके पास एक दिन अलगमीश नाम का एक अमीर इंसान आया जिसे नवीन नियम की कॉपी जल्दी चाहिए थी। अर्कद ने उससे कहा कि वह यह कर देगा, लेकिन बदले में वह इंसान उसको अमीर बनने के नियम बताएगा। अलगमिश मान गया। अगले दिन जब अलगमिश आया तो उसका टैबलेट तैयार था। वह बोला कि तुमने अपना वादा पूरा किया है, तो मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो धन संपत्ति के मामले में तुम्हारी सफलता की सीढ़ी साबित होगी।
अलगमीश ने उसे बताया कि तुम जितना भी कमाते हो उसका एक हिस्सा अपने लिए बचा कर रखो। तो अरकद ने कहा कि हम जो कमाते हैं वो सब तो हमारा ही होता है, उसमें से बचाने की क्या जरूरत है। तब अलगमीश ने बताया कि ऐसा नहीं है, हम जो भी पैसा खर्च करते हैं, जैसे हम दर्जी को देते हैं, मोची को देते हैं और जीने के लिए अन्य खर्च करते हैं, तो वास्तव में वो पैसा हम दूसरों को देते हैं। जो पैसा हमने खर्च किया है वह दूसरों के लिए काम करता है, जो पैसा हम बचाते हैं वह हमारे लिए काम करता है। अगर हम हर महीने अपनी कमाई का 10% बचा कर रखें तो सोचो साल भर में कितना जमा होगा। अरकद ने कहा कि तब मुझे समझ आया और मैं हर महीने जितना कमाता उसका 10% खुद के लिए बचाता रहा। साल भर बाद में अलगमिश वापस आया तो उसने मुझसे पूछा कि तुमने पैसे बचाए कि नहीं। तो मैंने उसको बताया कि हाँ, मैंने पैसे बचाए हैं और वो पैसे मैंने अजमुर नाम के एक मजदूर को दे दिए हैं जो समुद्र पार यात्रा पर जा रहा है और वहां से दुर्लभ आभूषण खरीद के लाएगा जिसको हम बेच के यहां मुनाफा कमाएंगे। अलगमिश ने कहा, एक मजदूर भला आभूषणों के बारे में क्या जानेगा, व्यापारी उसे बेवकूफ बना देंगे। तुमने अपनी सारी कमाई गंवा दी, तुम फिर से ट्राई करो। और फिर से वह 10% हिस्सा बचाना शुरू करता है। इस बार पूछने पर वह बताता है कि उसने पैसा बचाया है और उसे शील्ड बनाने वाले कारीगर को दिया है जो उस पैसे से तांबा खरीदेगा और वो हर महीने उसको भुगतान करेगा। अलगमीश ने पूछा, उससे तुमने क्या किया? अरकद ने कहा, मैंने खाया पिया और मेरे लिए अच्छे कपड़े खरीदे। अलगमीश ने कहा कि तुमने अपनी कमाई के बच्चे खा लिए। तुम जब 10% बचाकर उसे काम पर लगाओगे तो इससे जो मुनाफा मिलता है उसको फिर से अपने लिए काम कराऊं। ऐसे करके ये संपत्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हारे लिए काम करती जाएगी। तब अरकद ने सबको बताया कि हमें हमारे बचाए हुए धन से एक ऐसी फौज तैयार करनी है जो हमारे लिए काम कर सके। उसके बाद हम अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ये सब काम कर सकते हैं। अब लेखक हमें बताते हैं हल्के बटुए के 7 इलाज। एक बार बेबीलोन का राजा सारगन अपने दुश्मनों एलामाइट को हराकर लौटा तो उसके सामने एक चुनौती थी। चांसलर ने उसको बताया कि सालों से मंदिरों, नहरों का निर्माण चल रहा था, उसे रोजगार उपलब्ध था, लेकिन अब वह सारा काम पूरा होने से रोजगार खत्म हो गया है और जितना भी धन था वह सारा अमीरों के पास वापस लौट गया। राजा ने पूछा कि सारा धन अमीरों के पास कैसे चला गया। चांसलर ने बताया कि महाराज, उन लोगों को इसका तरीका मालूम है। राजा ने कहा कि क्या यह तरीका सब लोगों को नहीं सिखाया जा सकता है? चांसलर ने कहा, सिखाया तो जा सकता है, लेकिन उन सबको यह सिखाएगा कौन? राजा ने कहा, हमारे शहर के सबसे अमीर इंसान को बुलाया जाए। राजा के कहने पर अरकद को बुलाया गया। राजा ने अरकद से कहा कि वह चाहता है कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बने, इसलिए क्या तुम पैसे कमाने और संपत्ति बनाने का तरीका सब लोगों को सिखा सकते हो? क्या तुम इस महान काम में मेरा साथ दोगे? अरकद ने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपका सामान्य नौकर हूं, मेरे पास जो भी ज्ञान है वो आपकी प्रतिष्ठा में मैं लोगों को दे दूंगा। राजा के कहने पर चुनिंदा लोगों को बुलाया गया जो सीख कर ये ज्ञान बाकी लोगों को देने वाले थे। सभा में अरकद ने खाली बटुए को भरने के साथ इलाजों के बारे में बात शुरू की। उसमें पहला इलाज है बटुए को मोटा करना। हर काम करने वाला इंसान अमीर बन सकता है। अगर हम अंडे की टोकरी में रोज 10 अंडे डालें और केवल 9 अंडे निकालें तो कुछ दिन बाद टोकरी भर जाएगी। इसी तरह बटुए को मोटा बनाने के लिए जब भी उसमें 10 सिक्के डालो तो केवल 9 ही खर्च करो। ऐसा करके धीरे धीरे जो आपका खाली बटुआ है वो भर जाएगा। यह नियम बहुत सरल है। हम जिन सिक्कों को खर्च करते हैं वह किसी आभूषण, किसी सुंदर वस्तु, भोजन आदि में चले जाते हैं, जबकि जिन सिक्कों को हम बचाते हैं वे ही हमारे लिए संपत्ति बनाते हैं। दूसरा इलाज है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना। अपने रहन सहन के तरीकों को अच्छी तरह देखें। आपको बहुत सारे खर्चे मिलेंगे जो जरूरी नहीं है और उन्हें कम कर सकते हैं। उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो जरूरी है और 90% पैसों से खरीदी जा सकती है। उस 10% को कभी भी ना छुए जो बटुए को भारी बना रहा है। हर महीने बजट बनाएं और जरूरी खर्च करें। तीसरा इलाज है अपने पैसों को बढ़ाना। जो पैसे हमने बचाए हैं उनसे अब हमें धन को बढ़ाना है।
उस धन को ऐसे निवेश करना है कि वहां से हमें मूलधन की सुरक्षा के साथ मुनाफा मिले। ये कार्य हमारे सराउंडिंग्स के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, पर मिले हुए मुनाफे को खर्च नहीं करना है बल्कि वापस निवेश करना है। इस तरह यह बढ़ता जाएगा। याद रखिए, हर बड़े काम में समय लगता है, इसलिए धीरज रखना बहुत जरूरी है। चौथा इलाज जो अरकद ने बताया वह है अपने धन को नुकसान से बचाए। निवेश करने से पहले उसमें जोखिम को नाप लेना चाहिए। धन संबंधी सलाह हमेशा एक समझदार व्यक्ति से ही लेनी चाहिए और अपने मूलधन को हमेशा जोखिम से बचाना चाहिए। अगर हम कम धन की अच्छे से हिफाजत करेंगे तभी भगवान हमें ज्यादा धन देंगे। फिर अरकद ने पांचवा इलाज बताया कि आपका अपना मकान हो। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपका दिया हुआ किराया मकान मालिक के लिए काम करता है, न कि आपके लिए। खुद को दिए पैसों को बढ़ाओ और पहले मौके पर घर खरीदो ताकि अपना किराया उस घर की किस्त में जा सके। इस तरह से जो पैसा आप मकान मालिक को चुका रहे थे, अब वह आपके लिए काम करेगा। छठा इलाज अपने भविष्य की आमदनी को निश्चित करना। आज हम जितना कमा रहे हैं वह हमेशा तो नहीं रहेगा और किसी अनचाही घटना के समय परिवार का भरण पोषण करने के लिए हमें अभी से भविष्य की आमदनी निश्चित करनी चाहिए। यह जमीन खरीदकर या कहीं पर निवेश करके किया जा सकता है। अगर भविष्य सुरक्षित है तो हम वर्तमान को खुलकर जी सकते हैं। खाली बटुए को भरने का सातवां इलाज है अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। यह बहुत ही प्रबल है क्योंकि इसके प्रयोग से बाकी जो 6 इलाज है वो भी अपने आप बढ़ेंगे। हमें अपने काम में और दक्षता हासिल करनी चाहिए, धंधे को और बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी आमदनी बढ़ सके। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इच्छा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। अब लेखक किस्मत के बारे में बताते हैं कि हम किस्मत को रोड पर पड़े हुए बटुए में देखते हैं। जो किसी दिन मिलना एक संयोग होता है, किस्मत नहीं होता। किस्मत हमेशा अवसर को खोजने और मेहनत करने वालों पर ही अपनी कृपा दिखाती है। किस्मत उस किसान पर कृपा दिखाती है जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अवसरों के अनुसार फसल उगाता है। उस व्यापारी पर दया दिखाती है जो अवसर पाकर कम दामों में सामान खरीदता है और उनको फिर अधिक दामों में बेचता है। अब बताए गए हैं धन या स्वर्ण के 5 नियम। धन उन लोगों के पास प्रचुरता से आता है जो इसके नियम को जानते हैं। यहां पर धन संबंधी 5 नियम बताए गए हैं। पहला है पैसा उस इंसान के पास खुशी से रहता है और बढ़ता जाता है जो इसका एक भाग भविष्य के लिए बचा कर रखता है। दूसरा, पैसा उस मेहनती और समझदार इंसान के पास रहता है जो इसको ऐसे रोजगार में लगाता है जहां से वापस पैसा मिल सके। तीसरा, पैसा हमेशा उस व्यक्ति के पास सुरक्षित रहता है जो समझदार इंसानों से राय लेकर निवेश करता है। चौथा, पैसा हमेशा उस व्यक्ति के पास से निकल जाता है जो इसे अनजान व्यापार में लगा देता है, जिसका ना तो उसको कोई अनुभव होता है और ना ही अनुभवी लोग उसे सजेस्ट करते हैं। पांचवा, पैसा उस इंसान से दूर भागता है जो चमत्कारों से पैसा मिलने की उम्मीद रखता है। आगे लेखक बात करते हैं कि कैसे बड़े पछतावे से छोटी सावधानी ज्यादा अच्छी होती है। जब किसी को उपहार स्वरूप या कहीं और से धन की आकस्मिक प्राप्ति हो जाती है तो उसके मित्र, रिश्तेदार सब हितैषी बन जाते हैं और तरह तरह के लुभावने ऑफर मिलने लगते हैं। यहां इन्वेस्ट कर दो, यह कर दो वगैरह। ऐसे व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। सलाह सिर्फ ऐसे व्यक्ति से लेनी चाहिए जो स्वयं धन बनाने के नियमों को जानता है और उन्हीं के दम पर अमीर बना हो। इसमें एक रोडन नाम के व्यक्ति की कहानी है जो भालों की नई डिजाइन बनाने के चलते राजा से 50 स्वर्ण के सिक्के पाता है तो उसकी बहन वह सिक्के अपने पति के लिए मांगने लगती है कि मेरा पति बिजनेस करना चाहता है तो ये पैसा उसको दे दे और वो उसे बाद में चुका देगा। ऐसे में रोडन उसके दोस्त मैथन से सलाह लेता है। मैथन उसको बताता है कि कर्ज देते समय यह जानना आवश्यक होता है कि कर्जदार उसको कहां उपयोग करने वाला है। अगर उसकी योजना ठोस है और वो सिक्योरिटी के तौर पर कुछ सामान रखता है तो कर्ज देना ठीक है, वरना हम अपना मूलधन भी गंवा बैठेंगे। कर्ज लेने वाले को भी ऐसा कर्ज लेना चाहिए जिससे वह ऐसा कार्य करता है जहां से कुछ कमाई वापस आने वाली हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे में कर्जा हमारे लिए बोझ बन जाता है। सुरक्षा बहुत आवश्यक है। बेबीलोन शहर चारों तरफ से ऊंची ऊंची मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था।
इसलिए कोई भी बाहर का आक्रमणकारी उसे चित्त नहीं कर पाया था और अंदर रहने वाले लोग सुख और समृद्धि का आनंद भोग रहे थे। ऐसे ही आज के समय में बचत बीमा और इन्वेस्टमेंट की मजबूत दीवारें हैं जो हमारे भविष्य को सिक्योरिटी देती हैं। अगर हमारा भविष्य सिक्योर है तो हम आज के समय का आनंद बहुत अच्छे से उठा पाएंगे। आगे जानते हैं कि कैसे जहां चाह होती है वहां रास्ता मील ही जाता है। यह दाबासिर नाम के आदमी की कहानी है जो बहुत अच्छे से काम करता था, लेकिन अपनी बीवी को खुश रखने के लिए वह जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगा। धीरे धीरे उस पर कर्जा चढ़ने लगा और कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो उसको चुका नहीं पाया। ऐसे में उसकी बीवी अपने पिताजी के घर चली जाती है और ये बंदा ऊंट के व्यापारी के साथ में काम करने लगता है। 2 साल तक वहां काम करता है, फिर कुछ लुटेरों के साथ में काम करना स्टार्ट कर देता है। लुटेरे एक बार पकड़े जाते हैं और पकड़ के उन सबको दमास्कस ले जाया जाता है और वहां के बाजार में गुलामों की तरह उनकी नीलामी कर दी जाती है। एक अमीर सेठ जिसकी 4 बीवियां होती हैं, वो दाबासिर को खरीद लेता है। वह उसको घर ले जाता है और अपनी बीवियों से कहता है कि तुम में से जिसको भी ये गुलाम काम के लिए चाहिए वो रख लो। तब उनमें से सिरा नाम की उसकी पत्नी अपने ऊंटों की रखवाली के लिए इसको रख लेती है। क्योंकि इसने 2 साल से ऊंटों के साथ काम किया था तो उसको नॉलेज था कि उन्हें कैसे उठाते हैं, कैसे बिठाते हैं। ऐसे में यह सिरा के साथ थोड़ा घुल मिल जाता है, बातचीत करता है। एक बार ये सिरा को लेकर उसकी मां के घर जा रहा होता है। रास्ते में बातचीत के दौरान वह सिरा को बताता है कि वह बचपन से गुलाम नहीं था बल्कि एक आजाद इंसान था और कैसे वह गुलाम बन गया। तब सीरा इसको कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम बचपन से गुलाम हो या नहीं। आज तो तुम गुलामी की जिंदगी जी रहे हो। एक इंसान में अगर गुलाम की आत्मा है तो वो भले आजाद पैदा हुआ हो, वह गुलाम बन जाएगा। और यदि एक इंसान के अंदर आजाद आत्मा है तो भले ही वो गुलाम पैदा हुआ हो, लेकिन वो काम करके आजाद हो जाता है। तो सिरा ने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर आजाद आत्मा है या गुलाम की आत्मा है। तब दाबासिर सोचता है कि मैं आजाद इंसान हूं, मुझे कैसे भी करके यहां से निकलना है। वह एक दिन सिरा से कहता है कि उसके अंदर आजाद इंसान की आत्मा है। सिरा उसको बताती है कि तुम्हारे जितने भी कर्ज हैं वो सारे तुम्हारे दुश्मन हैं। जैसे एक राजा अपने राज्य पर आक्रमण होने के बाद पूरी ताकत से शत्रुओं का सामना करता है, वैसे ही तुम इन कर्जों से लड़ो। कुछ दिनों बाद जब शिरा की मां फिर से बीमार पड़ती है तो शिरा दाबासिर को लेकर जाती है। जब बाकी सेवक दारू के नशे में धुत होते हैं तो ये बोल देती है कि तुम चले जाओ, मैं सुबह बोल दूंगी कि वो ऊंट को लेकर भाग गया और तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा। दाबासिर ऊंट को लेकर निकल आता है। वो बेबीलोन आता है। जितने भी उसके कर्जदार होते हैं उन सब से मिलता है, उन सब से निवेदन करता है कि उसे थोड़े दिन की मोहल्लत दी जाए। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग गुस्सा दिखाते हैं तो कुछ लोग उसको बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो डट कर मेहनत करता है, उन सबके कर्ज चुकाता है और धन के नियमों का पालन करके एक अमीर इंसान बनता है। आगे लेखक शर्रू नड्डा की कहानी के जरिए समझाते हैं कि कैसे अच्छे से किया गया काम उसका भला करता है जिसने वह काम किया है। यह कहानी है शर्रू नड्डा नाम के एक कारवां के मुखिया की, जो कि बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली इंसान माना जाता है। जब मेगडिडो और शर्रू नड्डा दोनों गुलामों के व्यापारियों द्वारा बेबीलोन के बाजार में लाए गए तो दोनों में दोस्ती थी। तब शर्रू नड्डा एक नौजवान था और मेगडिडो उम्मीद से भरा हुआ इंसान था। मेगडिडो को डर था कि अगर उन्हें किसी ने नहीं खरीदा तो राजा के गुलाम बनाए जाएंगे, जिन्हें बड़ी क्रूरता के साथ दीवारों को बनाने में काम में लिया जाएगा और कोड़ों के साथ पीटाई भी होगी। शर्रू नड्डा मेगडिडो से कहता है कि हमें खरीदारों को यकीन दिलाना होगा कि हम एक बेहतर इंसान हैं और उनके लिए अच्छा काम करेंगे। थोड़ी देर बाद मेगडिडो को खरीद लिया गया। जब मेगडिडो को लगा कि अब हम बिछड़ने वाले हैं तो उसने शर्रू नड्डा से कहा कि वह अपना काम हमेशा ईमानदारी से करें, चाहे मालिक तारीफ करें या ना करें। यह याद रखें कि अच्छे से किया गया काम हमेशा उसका भला करता है जिसने वह काम किया है। फिर थोड़ी देर बाद एक बेकरी का मोटा व्यापारी आ जाता है जो शर्रू नड्डा की बातों से खुश हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। शर्रू नड्डा भी वहां जाके मेहनत और लगन के साथ काम करता है और बेकरी का सारा काम सीख जाता है।
वो सोचता है कि मुझे अपने लिए पैसे बचाने हैं, मुझे कैसे भी करके आजाद इंसान बनना है। फिर वह अपने सेठ नाना नेड से एक दिन कहता है कि क्यों ना सेठ, मैं खाली टाइम पर भी कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि आपकी थोड़ी और आमदनी हो, और उसके बदले अगर आप भी मुझे थोड़ा बहुत मेहनताना दे दें तो कैसा रहेगा। नाना सेठ खुश हो जाता है। फिर जो भी खाली टाइम होता है उसमें शर्रू नड्डा एक्स्ट्रा केक बनाता है और उनको बाजार में जाकर बेचता है। उसमें जितना भी मुनाफा होता है वो आधा उसका सेठ रखता है और आधा वो रखता है। ऐसे करके धीरे धीरे ये अपनी कमाई बढ़ाने लगता है, क्योंकि अब इसकी कमाई से सेठ की कमाई बढ़ने लगी तो सेठ खाली रहने लगा। सेठ खाली टाइम को जुए में बिताने लग गया और धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति हारने लग गया। उस पर कर्ज चढ़ गया। नाना नेड शर्रू नड्डा को एक जगह पर गिरवी रख देता है। जब ये कर्ज चुका नहीं पाता है तो कर्जदार शर्रू नड्डा को बाजार में नीलाम कर देता है। नीलामी में शर्रू नड्डा पहुंच जाता है राजा के उन्हीं व्यापारियों के पास जो कि दीवारों का काम करवाते हैं। वो इसे रेगिस्तान में ले जाते हैं जहां एक नहर का काम चल रहा होता है। वहां पर इससे मेहनत करवाते हैं। वहां शर्रू नड्डा काफी दिन तो अच्छे से काम करता है, फिर हताश हो जाता है। ये बिल्कुल हार जाता है और मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने इतनी मेहनत की लेकिन शायद मैं गुलाम ही रहूंगा। तभी वहां पर एक सेठ आता है जो शर्रू नड्डा को धन चुकाकर वहां से ले जाता है। जब शर्रू नड्डा उससे मिलने पहुंचता है तो देखता है कि यह तो वही नाना नेड है। नाना नेड उसको गले से लगा लेता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुमने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन मेरी गलती की वजह से तुम यहां पहुंच गए। अब मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं। हम दोनों साथ में कारोबार करेंगे और अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से देखा आपने, शर्रू नड्डा ने जो अच्छा काम किया था वो उसके लिए काम आया। इस कहानी से एक और सबक लेखक देते हैं, वह यह कि इंसान को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नाना नेड शर्रू नड्डा के आने के बाद खाली रहने लगता है, क्योंकि सारा काम शर्रू नड्डा कर देता है, तो वो धीरे धीरे जुए की तरफ आकर्षित होकर अपनी संपत्ति खो बैठता है। इसलिए इंसान को कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, यह थी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक की रिव्यू समरी। मुझे पूरा यकीन है कि आपके धन संपत्ति बनाने में यह नियम जरूर काम आएंगे। हम आप सबको सजेस्ट करते हैं कि आप समय निकालकर इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। अगर आपको यह समरी पसंद आई है तो इस पर लाइक और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की और बुक समरीज हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।